पायल बेटा, हो गई तैयार? जल्दी चल, स्कूल का टाइम निकल रहा है। बस पापा, ये आखिरी छोटी बना लूं। आप हमेशा इतनी जल्दी जल्दी क्यों करते हैं? अरे बेटिया, जल्दी इसलिए करता हूँ ताकि तुम्हें मास्टर जी की डांट सुननी ना पड़े। बंसी ने सुबह सुबह उठकर अपनी नन्ही सी गुड़िया पायल का सारा सामान तैयार किया। छोटा सा बैग, पानी की बोतल, टिफिन में पराठा और सब्जी। दरवाजे पर खड़े खड़े उसे एक पल को पत्नी की याद आ गई। पायल तब सिर्फ 1 महीने की थी जब उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। उस दिन के बाद से बंसी ही माँ भी है और बाप भी। उसने झूला झुलाना सीखा, रात रात भर जागना सीखा और अब बेटी का हर छोटा बड़ा काम वही करता है। पापा, आज जल्दी चलो ना, वरना मेरी सीट पीछे मिल जाएगी। पहले तो तू खुद देर करती है और अब देख, जल्दी जल्दी भाग रही है। अरे, जब तुझे इतनी जल्दी आगे बैठने की रहती है तो सुबह मेरे उठाने पर क्यों नहीं उठती? पापा, नींद बहुत मीठी आती है ना, इसलिए। तो फिर आगे की सीट का सपना भी सोते सोते ही देख लिया कर। नहीं, आज तो मैं सबसे पहले पहुंचूंगी, देख लेना। चलो बेटा, तेरी खुशी में ही मेरी जीत है। तू आगे बैठे या पीछे, मेरे लिए तू हमेशा सबसे आगे है। बातों ही बातों में बाप बेटी का सफर कितना छोटा लगने लगता है। रास्ते भर पायल अपनी नन्ही नन्ही कहानियां सुनाती रही और बंसी हंसते हुए उसकी हर बात में हाँ भरता रहा। पायल स्कूल के अंदर चली गई। इधर बंसी भी घर लौट गया। उसके कदम भारी थे मगर चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। हर रोज की तरह आज भी बेटी को स्कूल छोड़कर लौटते वक्त उसके मन में पत्नी की यादें ताजा हो गई। रास्ते में चलते हुए उसने सोचा, तेरी माँ होती तो ये पल देखकर कितनी खुश होती। मेरी पायल अब बड़ी हो रही है। बंसी अभी अपनी पत्नी की यादों में डूबा ही था। आंखें कहीं दूर अतीत में अटक गई थीं, जब पायल एक नन्ही सी थी और मां की गोद सूनी हो चुकी थी। तभी अचानक दरवाजे पर खटखटाहट हुई। अरे बंसी, किस सोच में खोया बैठा है बेटा? पायल को स्कूल छोड़ाया ना? अब तो वो बड़ी हो गई है। मेरी मान, उसे घर के काम भी सिखाना शुरू कर दे। कल को तेरी मदद हो जाएगी और पराए घर जाएगी तो वही सब तो करना है उसे। बंसी कुछ पल चुप रहा। पत्नी की यादें, बेटी की मासूम मुस्कान और काकी की बातें सब एक साथ मन में टकरा गई। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, काकी, मैं जानता हूं कि घर के काम जरूरी है, पर मेरी पायल की जिंदगी सिर्फ चूल्हे चौके तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उसकी मां के सपने अधूरे रह गए, पर मैं चाहता हूं कि मेरी बिटिया पढ़ लिख कर अपना आसमान खुद बनाए। घर का काम तो जरूरत पड़ने पर खुद भी सीख जाएगी, पर अभी उसका काम सिर्फ पढ़ाई है। वो सब तो सही है बेटा, अच्छा ही कर रहा है जो बिटिया को पढ़ा रहा है। मगर मैं तेरे बारे में सोचकर कह रही थी, तू कब तक अकेला सब करता रहेगा? काकी, तेरे शब्द सुनकर दिल को बड़ा सहारा मिलता है। सच है, तेरे बिना तो कई बार लगता है सब संभालना मुश्किल हो जाएगा। तू ही तो है जो मुझे समझाती है, ढाढ़स बंधाती है और पायल के लिए माँ का खालीपन थोड़ा बहुत भर देती है। अच्छा ठीक है काकी, अब मैं चलता हूँ। जंगल से थोड़ी लकड़ियां ले आऊंगा, फिर मुझे काम पर भी जाना है। बेटा, तेरा दिन कभी चैन से बीतता ही नहीं। सुबह सुबह बिटिया का सामान, फिर जंगल, फिर मजदूरी।
कब तक अकेले ऐसे बोझ उठाता रहेगा? काकी, यही तो मेरी जिंदगी है। पायल के लिए मुझे सब करना ही पड़ेगा। उसकी माँ का साया उस पर नहीं है, तो मैं ही उसका सब कुछ हूं। बंसी जंगल की ओर निकल गया। पेड़ों के बीच गहरी खामोशी थी। सिर्फ उसकी कुल्हाड़ी की ठक ठक की आवाज गूंज रही थी। माथे से पसीना टपक रहा था, मगर उसके चेहरे पर थकान से ज्यादा बेटी की पढ़ाई का ख्याल चमक रहा था। कुछ देर बाद उसने लकड़ियों का गट्ठर बांधा और कंधे पर डाल लिया। बोझ भारी था, लेकिन दिल हल्का, क्योंकि ये मेहनत उसकी पायल की मुस्कान के लिए थी। घर लौटकर लकड़ियां आंगन में रखीं और बिना देर किए फिर निकल पड़ा जमींदार के यहाँ मजदूरी करने। वहीं से रोजी रोटी का इंतजाम होता था। जमींदार साहब, अगर मेरा मेहनताना मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। घर में पैसे पूरे तरह से खत्म हो गए हैं। चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो रहा है। अरे बंसी, घबराने की क्या बात है? तू मेहनती आदमी है, मेहनताना मिल ही जाएगा। बस अभी नहीं, 2-3 दिन और सब्र कर ले। साहब, सब्र तो करता ही हूं, मगर आज घर में एक दाना भी नहीं है। पायल की पढ़ाई भी रुक जाएगी। आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, जो भी थोड़े बहुत पैसे बनते हो दे दीजिए। ठीक है, ये लो कुछ पैसे। लेकिन बंसी, खर्चा थोड़ा कम करो। वैसे भी तुम्हें बिटिया को पढ़ाने की क्या जरूरत है? उसे खाना वाना बनाना सिखाओ। झूठ मूठ पढ़ाई पर पैसे बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। बंसी ने सिक्के अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिए। आंखों में ढेर सारी बातें उमड़ घुमड़ रही थीं, लेकिन होठों पर ताले जड़े थे। गरीब आदमी कह भी क्या सकता है? आवाज उठाने की ताकत तो सिर्फ पैसे वालों के पास होती है, और बंसी जैसे लोग बस चुपचाप सहते रहते हैं। वह भारी कदमों से खेतों की मेड़ पार करता हुआ, जंगल की पगडंडी से गुजरता हुआ, सोचते सोचते घर की ओर बढ़ा। बंसी घर में बैठा ही था कि उसने पायल को पुकारा। पायल बेटा, आ जाओ, खाना खा लेते हैं। फिर तुम्हें सोना भी है, वरना तो कल फिर स्कूल जाने में देर कर दोगी। पापा, आप तो हमेशा कहते रहते हो जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ। कभी तो हमें देर तक खेल लेने दिया करो। खेल भी जरूरी है बेटा, मगर पढ़ाई उससे भी ज्यादा। देखो, तुम्हें बड़ी होकर सबको दिखाना है कि किसान की बेटी भी किसी से कम नहीं होती। ठीक है पापा, बस आज आप मेरे साथ खाना खाते हुए कहानी सुनाना। रात का सन्नाटा उतर आया था। आंगन में टिमटिमाते दिए की लौ के बीच बंसी ने पायल को गोद में लिया और धीरे धीरे उसे कमरे में ले गया। चारपाई पर लिटाकर उसने चादर ओढ़ाई और बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, चल बेटा, अब आंखें बंद कर, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। कौन सी कहानी पापा? वो वाली जिसमें राजकुमारी होती है, या फिर वो जिसमें गरीब आदमी मेहनत करके बड़ा बनता है? आज तुझे उस गरीब किसान की कहानी सुनाऊंगा, जो चाहे कितना भी दुखी हो, अपनी बेटी के लिए दुनिया से लड़ जाता है। पायल ने धीरे धीरे आंखें मूंद ली। बंसी की आवाज धीमी और सुकून देने वाली थी। वह कहानी सुनाते सुनाते सोचने लगा, ये कहानी तो दरअसल उसकी अपनी ही जिंदगी है। थोड़ी ही देर में पायल सपनों की दुनिया में खो गई। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मानो कहानी का हर किरदार उसकी आंखों के सामने जीवंत हो उठा हो। सुबह का उजाला खिड़की से भीतर झांकने लगा था। मुर्गे की बांग और गांव के चूल्हों से उठता धुआं हवा में घुल रहा था।
लेकिन पायल अभी भी रजाई में मुंह छिपाए सो रही थी। पायल बेटा उठो, सूरज निकल आया है, नहीं तो फिर आज भी स्कूल में देर हो जाएगी। पापा बस कुछ देर और, कल तो आपने ही कहा था जल्दी सो जाओगी तो जल्दी उठ जाओगी, पर नींद तो अभी भी पूरी नहीं हुई। अरे जब खेलती हो तब तो कभी नहीं कहती नींद पूरी नहीं हुई, पर जैसे ही स्कूल का नाम लेता हूं तेरे कुछ देर और शुरू हो जाते हैं। पता है पापा, आज स्कूल में नई टीचर आने वाली है। सब कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर भी, और बच्चों को बहुत प्यार करती है। इसलिए आज तो मुझे देर बिल्कुल नहीं करनी। अरे वाह, तो अब जल्दी उठने की वजह मिल गई, वरना रोज तो रजाई छोड़ने में आधा घंटा लगाती हो। सुबह की ताजी हवा में बंसी और पायल स्कूल की ओर निकल पड़े। रास्ते भर पायल अपनी मासूम बातों से पापा का मन बहलाती रही। कभी वह नई टीचर के बारे में अपनी उत्सुकता जताती, तो कभी अपनी सहेलियों की शरारतें सुनाकर खिलखिलाने लगती। कक्षा में उस दिन एक अलग सी रौनक थी। नई टीचर पहली बार आई थी। माथे पर हल्की सी बिंदी और चेहरे पर स्नेह की झलक। बच्चे उत्साह से सिमटे बैठे थे। बच्चों, आज का विषय है माँ। तुम में से हर कोई अपनी माँ के बारे में कुछ बताएगा। वो कैसी है, तुम्हारे लिए क्या करती है, और तुम उन्हें क्यों प्यार करते हो। कक्षा में हल्की सी हलचल मच गई। सब बच्चे अपनी अपनी जगह पर फुसफुसाने लगे। कोई कह रहा था, मेरी माँ मेरे लिए लड्डू बनाती है। कोई बोला, मेरी माँ मुझे कहानी सुनाती है। हर बच्चा अपनी माँ की प्यारी यादें सोचकर खुश हो रहा था। लेकिन पायल की आंखें अचानक भर आईं। उसकी नजर झुक गई और उंगलियां किताब के कोनों से खेलने लगी। कक्षा के शोरगुल में उसका दिल जैसे भारी हो गया हो। नई टीचर ने गौर किया कि पायल चुप बैठी है। वे उसके पास धीरे से आईं और प्यार से बोली, बेटा, तुम क्यों चुप हो? क्या अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं बताना चाहती? पायल की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने धीमे स्वर में कहा, मैडम, मेरी माँ तो मुझे तभी छोड़कर चली गई थी जब मैं बहुत छोटी थी। मुझे नहीं पता माँ कैसी होती है, पर मेरे पापा ही मेरी माँ भी हैं। वही मुझे कहानियाँ सुनाते हैं, वही मेरे बाल संवारते हैं, और वही मुझे स्कूल छोड़ने रोज आते हैं। बेटा, माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, जो तुम्हारी देखभाल करे, प्यार दे, त्याग करे, वही तुम्हारी माँ है। तुम्हारे पापा ने तुम्हें माँ और पिता दोनों का प्यार दिया है। तुम सचमुच बहुत भाग्यशाली हो। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। सब बच्चे एक एक करके अपने माँ बाप के साथ घर लौट रहे थे। मैदान धीरे धीरे खाली होने लगा। पायल अपने छोटे से बैग को कंधे पर टांगे गेट के पास खड़ी बार बार सड़क की ओर झांक रही थी। पापा अभी तक क्यों नहीं आए? आज तो बहुत देर हो रही है। पायल की आंखें अब भी रास्ते पर टिकी थीं कि तभी स्कूल के भीतर से वही नई टीचर मालिनी मैडम बाहर आती दिखाई दी। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह स्नेह और अपनापन था। उन्होंने पायल को गेट के पास अकेला खड़ा देखा तो तुरंत पास आ गई। अरे पायल, तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई? तुम्हारे पापा लेने नहीं आए क्या? जी मैडम, पापा अब तक नहीं आए। डरने की कोई बात नहीं है बेटा। जब तक तुम्हारे पापा नहीं आते मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अकेली नहीं हो। पायल ने उनकी ओर देखा और उसके छोटे से दिल को जैसे एक सुकून मिल गया।
उसे लगा जैसे किसी माँ का हाथ सिर पर रख दिया गया हो। थोड़ी देर बाद सड़क पर धूल उड़ती नजर आई। बंसी पसीने से लथपथ जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ स्कूल की ओर आता दिखा। उसके चेहरे पर थकान साफ थी, मगर आंखों में सिर्फ एक ही चिंता झलक रही थी। गेट पर खड़ी पायल ने जैसे ही अपने पापा को आते देखा, उसकी उदासी पल भर में मुस्कान में बदल गई। वह उछलकर खड़ी हुई और ऊंची आवाज में बोली, पापा, पापा आ गए। माफ करना बेटा, तुझे इतना इंतजार कराया। बंसी जी, आपकी बेटी बहुत हिम्मती है। थोड़ी देर पहले तक अकेली खड़ी आपका इंतजार कर रही थी। मैंने सोचा जब तक आप नहीं आते मैं इसे अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम। बस आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप इसी तरह मेरी बिटिया का ध्यान रखिए। बंसी जी, आप निश्चिंत रहिए। पायल बहुत होशियार और संवेदनशील बच्ची है। इसमें आगे बढ़ने की पूरी काबिलियत है। मैं इसे अपनी ही बेटी समझकर पढ़ाऊंगी और देखभाल करूंगी। कुछ साल यूं ही गुजर गए। दिन प्रतिदिन की कठिनाइयों, संघर्षों और मालिनी मैडम के अपार स्नेह के बीच पायल धीरे धीरे बड़ी होती गई। अब पायल 10वीं कक्षा में पहुंच चुकी थी। मालिनी मैडम हमेशा की तरह उसका सहारा बनी रही। पायल देर रात तक लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करती। कभी थककर आंखें झपक जाती तो बंसी चुपचाप उसके लिए पानी रख देता। मेरी बिटिया पढ़ लिख कर उस मुकाम तक पहुंचे जहां मुझे और मेरी बीवी की आत्मा को सुकून मिले। सुबह का समय था। बंसी रोज की तरह कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर निकल रहा था। पायल ने पीछे से पुकारा भी था, पापा, ज्यादा देर मत कीजिएगा, मुझे आज पढ़ाई करनी है, आप जल्दी आ जाना। बंसी ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया और चला गया। लेकिन किसे पता था कि उस दिन की मुस्कान आखिरी होगी। जंगल के रास्ते में अचानक बंसी लड़खड़ाया और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। पास से गुजरते गांव वालों ने दौड़कर उसे उठाने की कोशिश की, पर उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं। हड़बड़ी में लोग उसे शहर के अस्पताल ले जाने लगे। गांव के डॉक्टर ने उसकी नब्ज देखी, फिर भारी मन से कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, बंसी नहीं रहा। यह सुनते ही सब पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। गांव लौटकर खबर पायल तक पहुंची। उसकी किताबें हाथ से छूट गईं। वह दौड़ती हुई बाहर निकली और लोगों से चिल्लाकर पूछने लगी, नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे पापा कुछ नहीं हो सकता, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। गांव की औरतों ने उसे बाहों में भर लिया, पर उसकी सिसकियां थमने का नाम ही नहीं ले रही थीं। मालिनी भी वहां पहुंची। पायल को अपने सीने से लगाया और आंसू पोंछते हुए बस इतना कह पाई, पायल, तुम्हारे पापा ने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें पढ़ाने में लगा दी। अब उनकी सारी उम्मीदें तुम्हारे सपनों में हैं। तुम्हें ही उनके अधूरे सपने पूरे करने होंगे। गांव के लोग सब काम छोड़कर इकट्ठा हो गए थे। हर कोई जानता था कि बंसी ने कितने संघर्षों के बीच अपनी जिंदगी गुजारी थी। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की, बस अपनी बेटी की परवरिश और पढ़ाई में ही जीवन समर्पित कर दिया। गांव वालों ने मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया। लकड़ियों की चिता जल उठी और लपटों के साथ साथ पायल की आंखों से आंसुओं की धार थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। लोग धीरे धीरे लौटने लगे, पर पायल की नजरें उसी जगह टिकी थीं जहां उसके पिता की देह अग्नि में विलीन हो चुकी थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी दुनिया यहीं खत्म हो गई हो।
मालिनी उसके पास आई और धीमे स्वर में बोली, पायल, तुम्हारे पापा का शरीर तो हमें छोड़ गया है, लेकिन उनकी आत्मा, उनकी दुआएं और उनके सपने हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। उन्होंने जिस मंजिल के लिए तुम्हें पढ़ाया, अब उस तक पहुंचने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैडम, मैं पापा का सपना अधूरा नहीं छोड़ूंगी। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं पढ़ाई करूंगी और वही बनूंगी जो पापा चाहते थे। कुछ दिन तक तो बंसी के जुटाए हुए पैसों से घर का चूल्हा जलता रहा, परंतु धीरे धीरे वे पैसे भी खत्म होने लगे। घर की मिट्टी की हांडी खाली हो चुकी थी। आंगन का अनाज का कोठार सूना पड़ा था। चूल्हा कई कई दिन ठंडा रह जाता। पायल अभी बहुत छोटी थी, 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी, लेकिन मन से अभी भी मासूम बच्ची ही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि घर कैसे चलेगा, कहाँ से रोटियां आएंगी। पापा, आप क्यों चले गए? अब मैं अकेली क्या करूं? मेरे पास तो कोई सहारा ही नहीं बचा। पायल घर के कोने में बैठी थी। उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं। इतने में दरवाजे पर आहट हुई। गांव की एक काकी, जो बंसी के जीते जी हमेशा उसके घर आती जाती थीं, धीरे धीरे अंदर आईं। क्या हुआ पायल? तू अकेले बैठकर क्यों रो रही है बिटिया? काकी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं क्या करूं? घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मुझे तो यह भी नहीं पता कि मैं कहाँ से खाना लाऊं। यह सब तो पापा ही करते थे। अब वो चले गए हैं तो मैं क्या करूं? मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम कर पायल, तू मेरे साथ चल। मेरे पास तेरी सारी परेशानियों का हल है। काकी पायल को अपने साथ लेकर गांव की चौपाल पर पहुंची। वहां पहले से ही कुछ गांव वाले बैठे थे। उसी भीड़ में रमेश का बेटा राजू भी था। वह गांव के उन लड़कों में से था जो न पढ़ाई करते थे, न कोई काम धंधा, बस दूसरों का मजाक उड़ाना और ऊल जलूल बातें करना ही जिनका काम था। काकी ने गांव के लड़के को भेजकर सरपंच को बुलवा लिया। थोड़ी ही देर में सरपंच जी चौपाल पर अपनी लाठी टेकते हुए पहुंचे। उनके आने से सारा माहौल और गंभीर हो गया। देखिए, मैं चाहती हूँ कि पायल की अब शादी कर दी जाए। न उसे खिलाने पिलाने वाला है, न उसके साथ रहने वाला। वह बिल्कुल अकेली पड़ गई है। और पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत? लड़कियां जितना पढ़ लें उतना ही काफी है। मेरा कहना है कि उसकी शादी राजू से कर दी जाए। यह सुनकर पायल के चेहरे पर गुस्से और डर के मिले जुले भाव उभर आए। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने साहस करके कांपती आवाज में कहा, नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी। मेरी पढ़ाई ही मेरे पापा की आखिरी निशानी है। मैं उनका सपना अधूरा नहीं छोड़ सकती। मुझे अकेले रहना पड़े, भूखा रहना पड़े, पर मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। किसी से भी शादी नहीं करूंगी जब तक अपने पैरों पर खड़ी न हो जाऊं। इतना पढ़ लिया, बहुत है अब। किताबों से पेट भर जाएगा क्या? इसे खाना पीना कहाँ से मिलेगा? दिन भर अकेली रहती है, कौन संभालेगा इसे? और सोचो जरा, राजू में क्या खराबी है? लड़का तो अच्छा ही है, घर बार है, खेत खलिहान है। उसके साथ रहेगी तो चैन से रहेगी। मालिनी जी अचानक चौपाल में पहुंची। वहां का माहौल देखकर उनका दिल दहल गया। सब लोग इकट्ठा थे। पायल के चेहरे पर आंसू थे और माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि बात पायल की शादी की हो रही है, और वह भी राजू जैसे लड़के से।
ये क्या हो रहा है यहाँ? पायल की शादी? अभी इसकी उम्र ही क्या है? आप सब इतने समझदार होकर भी बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हैं। मालिनी जी, आप समझती क्यों नहीं? पायल के पिता नहीं रहे, घर में कमाने वाला कोई नहीं। अकेली लड़की है, पढ़ाई लिखाई से पेट थोड़े ही भरता है। पहली बात तो यह है कि पायल अभी बहुत छोटी है, उसकी शादी की बात सोचना भी अपराध है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप लोग राजू जैसे आवारा लड़के के साथ इसे बांधना चाहते हैं, जो ना पढ़ाई करता है ना काम धंधा, ऊपर से नशे में डूबा रहता है। एक नंबर का शराबी है वह। क्या आप सबको जरा भी शर्म नहीं आती कि बंसी की मासूम बेटी का भविष्य ऐसे बिगाड़ना चाहते हैं? अरे भैया, अब जरा सोचो तो सही, इस जवान लड़की का ध्यान कौन रखेगा? गांव में अकेली रहेगी तो न जाने कितनी बातें उठेंगी। किसी को इतनी फुर्सत है क्या कि रोज रोज इस पर नजर रखे? और फिर बताओ, बिन मां बाप की बेटी से कौन ब्याह करेगा? बस अब और कुछ मत कहिए। ये कैसी सोच है आपकी? क्या एक जवान लड़की का मतलब सिर्फ शादी है? क्या उसका कोई और हक नहीं? आप कहते हैं कि कौन देखेगा पायल को, तो सुन लीजिए, मैं हूँ पायल के साथ। मैं इसका ध्यान रखूंगी। इसके खाने पीने से लेकर पढ़ाई लिखाई तक की हर जिम्मेदारी मेरी होगी। मालिनी जी ने सबके सामने ऐलान किया और बिना किसी की परवाह किए पायल का हाथ पकड़ लिया। पायल की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वह डर या बेबसी के नहीं, बल्कि भरोसे और सहारे के थे। आओ पायल, अब तुम मेरे साथ चलो। जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। गांव वाले चुपचाप खड़े देखते रह गए। किसी में इतना साहस नहीं था कि मालिनी जी के सामने कुछ कह सके। पायल धीरे धीरे उनके साथ चल दी। उसके कदम भारी थे, पर दिल में कहीं ना कहीं एक नई उम्मीद जग रही थी। मालिनी जी पायल को अपने साथ लेकर घर पहुंची। जैसे ही मालिनी पायल को घर के अंदर लेकर आई, उनकी सास के चेहरे पर नाराजगी साफ झलकने लगी। भौहें तन गईं और आवाज ऊंची हो गई। मालिनी, ये क्या कर लाई तू? अपना घर कोई सराय है क्या जो यूं ही किसी को भी उठा कर ले आए? कल को लोग क्या कहेंगे कि हमारे घर में पराई लड़की पड़ी है। पहले से ही गुजारा मुश्किल है और ऊपर से तू एक और बोझ ले आई। ये सब तेरे बस की बात नहीं है। माँ जी, अब आप जरा चुप हो जाइए। ये तो अभी छोटी सी बच्ची है, आखिर कहाँ जाएगी, किसके सहारे जिएगी? गांव के लोग तो इसे एक शराबी के हाथ बांध देने पर तुले हुए थे। क्या यही इंसाफ है? क्या यही हमारी इंसानियत है? मैं यह सब नहीं जानती मालिनी, बस इसे अपने घर से बाहर कर। मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकती, जो बच्ची जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई और फिर कुछ ही बरसों में अपने बाप को भी खा गई। ऐसी मनहूस को मैं इस घर की चौखट पर भी नहीं देखना चाहती। यह सुनकर पायल का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। वह सहमी हुई दीवार से लगकर खड़ी रह गई। उसकी आंखों से बेकाबू आंसू बह निकले। उसने कांपते हुए धीरे से कहा, मैडम, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। मुझे मेरे घर जाने दीजिए। मैं खुद देख लूंगी कि मुझे क्या करना है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और को परेशानी हो। आप पहले ही मेरे लिए बहुत कर चुकी हैं। अब और बोझ नहीं बनना चाहती। पायल चुपचाप आंसुओं से भीगी आंखों के साथ वहां से निकल गई। मन भारी था, कदम जैसे जमीन पर घिसट रहे हों। वह सीधे अपने पुराने घर पहुंची, जिनमें अब सन्नाटा गूंजता था। घर के भीतर दाखिल होते ही यादों का सैलाब टूट पड़ा।
आपने कहा था कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूंगी, लेकिन देखो अब मैं अकेली पड़ गई हूँ। कोई नहीं है मेरा, सब मुझे बोझ समझते हैं। शायद सच में मैं मनहूस ही हूँ। पायल का दिल बहुत बोझिल हो चुका था। हर तरफ से ताने, अकेलापन और भूख ने उसे तोड़ दिया था। वह आंसुओं को रोकते रोकते थक गई थी। इसीलिए वह घर से निकलकर चुपचाप जंगल की ओर चली गई। घने पेड़ों की छांव तले जाकर वह एक बड़े पत्थर पर बैठ गई। पत्तों से छनकर आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके भीतर घना अंधेरा था। वह सोच रही थी, क्या मेरी जिंदगी का यही अंत है? ना माँ है, ना पिता, ना कोई अपना, बस अकेलापन ही रह गया। क्या सच में लड़कियों के लिए पढ़ाई का कोई मतलब नहीं? क्या मुझे भी सबकी तरह हार मान लेनी चाहिए? इतने में उसकी नजर सामने पड़ी। थोड़ी दूरी पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। उसकी दाढ़ी सफेद थी, आंखों में गहरी चमक थी। उसके पास 5 घड़े रखे हुए थे। बाबा, आप इस जंगल में क्यों बैठे हैं? यहाँ तो कोई आता जाता नहीं। फिर आपके ये घड़े कौन खरीदेगा? बेटी, ये घड़े तो बेचने ही लाया था, पर अब मुझसे चला नहीं जाता। उम्र ने पैर तोड़ दिए हैं। इतनी दूर तक चलकर बाजार तक जाना मेरे बस की बात नहीं रही। मैं बहुत थक गया हूं। क्या तुम मेरी मदद करोगी पायल? बस इन दोनों घड़ों को तू मेरे लिए बेचा। शायद आज तेरे हाथों से ही मेरा गुजारा हो जाए। ठीक है बाबा, आप चिंता मत कीजिए। मैं इन्हें बेचकर आपके लिए पैसे ले आऊंगी। बेटी, इन्हें संभाल कर ले जाना। ये मेरे लिए बहुत कीमती हैं, क्योंकि यही मेरा सहारा है। पायल ने दोनों घड़े बाजार में बेच दिए। बेचते समय उसे बार बार अपने पिता बंसी की याद आ रही थी, जो हमेशा कहते थे, बेटी, मेहनत की कमाई ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। पायल तेज कदमों से जंगल की ओर लौट आई। बाबा अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। लीजिए बाबा, आपके घड़े बिक गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, तूने आज मेरी बड़ी मदद की है। अगर तू न होती तो शायद मैं यहां ही बेबस पड़ा रह जाता। एक काम करो, ये घड़ा तुम अपने पास रख लो। ये तुम्हारे लिए है, मेरी दुआओं के साथ। नहीं बाबा, मैं ये कैसे ले सकती हूँ? ये तो आपकी रोजी रोटी का सहारा है। बेटी, मुझे जितना चाहिए था उतना तो हो गया, पर यह घड़ा खाली नहीं है। इसमें वो है जो तेरी जिंदगी बदल देगा। इसे स्वीकार कर ले। पायल ने बाबा से मिला हुआ घड़ा संभालकर घर के कोने में रख दिया। वह सोच में डूबी ही थी कि तभी अचानक उस घड़े से हल्की हल्की अजीब सी सुनहरी रोशनी निकलने लगी। पायल जैसे ही हिम्मत करके घड़े के पास पहुंची, उसने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर झांकते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सोने के मोहरे। घड़े में चमचमाते हुए ढेर सारे सोने के सिक्के रखे थे। वो इतनी तेज चमक रहे थे कि पूरा कमरा जैसे सोने की रोशनी से जगमगा उठा। पायल अभी भी सोने के मोहरों को देखकर हैरान थी कि तभी अचानक घड़े के अंदर से एक अजीब सी गूंजती हुई आवाज आई। पायल, यह कोई साधारण घड़ा नहीं है। यह सुवर्ण मुद्राओं से भरा हुआ घड़ा है।
यह तुझे यूं ही नहीं मिला, बल्कि तेरे सच्चे मन और अच्छे कर्मों के कारण यह तेरा अधिकार बना है। जिस तरह तूने एक बूढ़े की मदद की, उसके बदले में यह घड़ा तुझे मिला है। याद रख, इन सुवर्ण मुद्राओं का असली महत्व तभी है जब तू इन्हें अच्छे अच्छे कर्मों में लगाएगी। तेरे पिता का सपना था कि तू पढ़ लिख कर कुछ बने। यही मुद्राएं तुझे उस रास्ते पर ले जाएंगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर तू इन्हें गलत कामों या लालच में खर्च करेगी तो यह घड़ा तुझसे सदा के लिए छिन जाएगा। मैं वचन देती हूँ बाबा, मैं इन मुद्राओं का इस्तेमाल सिर्फ भलाई के कामों में ही करूंगी। सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और गांव में भी कुछ ऐसा करूंगी जिससे सबको लाभ मिले। पायल ने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। दिन रात मेहनत की। कहते हैं, माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती। बंसी की आत्मा भी कहीं न कहीं अपनी बेटी पर गर्व कर रही थी। कुछ ही सालों में पायल ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन उसने यहीं रुकना मंजूर नहीं किया। उसे याद था कि उसके पिताजी हमेशा कहा करते थे, बेटी, अगर पढ़ाई करोगी तो न सिर्फ अपना जीवन संवारोगी, बल्कि दूसरों का सहारा भी बनोगी। इसी सोच से पायल ने ठान लिया कि वह गांव की हर उस लड़की तक शिक्षा पहुंचाएगी जिसे अब तक केवल चूल्हा चौका ही नसीब हुआ है। उसने अपने हिस्से की कुछ सुवर्ण मुद्राएं निकालकर गांव में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया। स्कूल बढ़ता गया और आज वहां दर्जनों लड़कियां पढ़ने आने लगीं।